पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है ऐ मेरे दोस्त, हारने के बाद जीने का मजा ही कुछ और है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त मकरध्वज आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद एमडी सर में स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास होगी वो हिंदी की क्लास होगी। जैसा कि 3 दिनों तक आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई थी, इसके लिए मुझे खेद है। और जितनी पिछली वीडियोज हमारी थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से वॉच कर लिए होंगे, रीड कर लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ हम शुरुआत करते हैं। आज की जो पर्यायवाची के शब्द होंगे वो होंगे लक्ष्मी और विष्णु जी की पर्यायवाची। दोनों पति पत्नी दोनों का साथ होगा। देवी देवताओं की पर्यायवाची पर एक आध बार ध्यान देंगे, क्योंकि पिछले में हमने आपको बताया था जल की पर्यायवाची बताई थी, बादल की बताई थी, समुद्र की बताई थी। उसी समुद्र से रिलेट है आपकी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची। मित्रों, आज चलते हैं हम लक्ष्मी जी की पर्यायवाची पर देखते हैं। लक्ष्मी जी की पर्यायवाची को देखिए। चलिए फटाफट आपको लिखना है। चलिए, रमा, पद्मा, पद्मासना, कमला, कमलासना, इंदिरा, सिंधुसुता। मित्रों देखिए, हमने आपको सागर की पर्यायवाची बताया था, समुद्र की पर्यायवाची बताया था। समुद्र की पर्यायवाची में एक हमने बताया था सिंधु, समुद्र की पर्यायवाची है। उसी सिंधु पर्यायवाची के शब्द से अगला रिलेट हम लक्ष्मी का बता रहे हैं। उसी सिंधु में अगर आप सूता शब्द जोड़ देते हैं तो ये सिंधु सूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? सिंधु सूता हो जाएगा। रमा, पद्मा, पद्मासना, कमला, कमलासना, इंदिरा, ये अर्णव किसकी है मित्रों? अर्णव जो था वो समुद्र की पर्यायवाची थी, इसलिए यह अर्णवजा हो जाएगा। इनको लक्ष्मी, लक्ष्मी को लक्ष्मी ही कहा जाएगा। तो ये पर्यायवाची आप जो देख रहे हैं वो इनकी है, लक्ष्मी जी की पर्यायवाची। अगली जो इससे रिलेट होगी वो विष्णु जी की होगी। इन्हीं से रिलेट क्या होगी? विष्णु जी की होगी। अब आप जानते हैं कि यदि लक्ष्मी जी की हो चाहे पार्वती जी की हो, अगर उनके कुछ शब्दों में हम शंकर जोड़ दें, क्या जोड़ दें मित्रों? शंकर जोड़ दें, पति जोड़ दें, क्या जोड़ दें? पति जोड़ दें, हरि जोड़ दें, तो ऐसे शब्द जो मिलेंगे वो किसके हो जाएंगे? विष्णु जी के। किसको हो जाएंगे? विष्णु जी के। तो लक्ष्मी जी को श्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री। लक्ष्मी जी के लिए श्री भी कहा जाता है। इनकी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची में कमला है और इनकी पर्यायवाची में इंदिरा भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। चलिए विष्णु जी की बातें करते हैं। विष्णु जी की बहुत सारी पर्यायवाची होंगी, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हरि प्रिया। क्या होगा? हरि प्रिया। हरि का मतलब भगवान विष्णु और प्रिया का मतलब उनकी, और उन्हें हरि प्रिया, सॉरी हरि प्रिया इनको कहा जाएगा। हरि प्रिया लक्ष्मी जी को कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है? हरि का मतलब भगवान विष्णु, प्रिया का मतलब उनकी पत्नी। तो उनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। इनको चलिए देखिए, रमा में अगर हम शंकर जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा मित्रों? रमा शंकर। क्या हो जाएगा? रमा शंकर। इन्हीं को कहा जाएगा रमापति। क्या कहा जाएगा? रमापति कहा जाएगा। इन्हीं को लक्ष्मी में अगर पति जोड़ दीजिए तो लक्ष्मी पति हो जाएगा। अगर लक्ष्मी में शंकर जोड़ दीजिए तो लक्ष्मी शंकर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से पर्यायवाची बन रही है। पर्यायवाची अगर आप याद करेंगे तो लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की और पार्वती जी के साथ शंकर जी की पर्यायवाची आपको याद करनी है। चलिए और भी इनकी देखते हैं। इनको अच्युत कहा जाता है, विश्वम्भर कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? विश्वम्भर कहा जाता है। इन्हें चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। इन्हें उपेंद्र कहा जाता है। इनको दामोदर भी कहा जाता है। इन्हीं को प्रजापति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रजापति भी कहा जाता है। इन्हीं को केशव भी कहा जाता है।
इन्हीं को गोविंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? गोविंद भी कहा जाता है। तो ये जो पर्यायवाची के शब्द हैं ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, विष्णु जी के लिए। किसके लिए? विष्णु जी के लिए है। दामोदर, अच्युत मित्रों, अच्युत बहुत पूछा जाता है, अच्युत आपसे पूछा जाता है, ये आपका हो जाता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज हमने आपको बता दिया, दामोदर भी बता दिया। ये सब के सब पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? भगवान विष्णु के लिए हो जाएंगे। किसके लिए मित्रों? भगवान विष्णु के लिए हो जाएंगी। तो ध्यान देना है, रमा लक्ष्मी जी का, रमा में शंकर जोड़ दिया, ये भगवान विष्णु का हो गया। पद्मा, पद्म का मतलब होता है कमल। क्या होता है मित्रों? कमल होता है। पद्मा, आ का मतलब आसीन होने से है, अगर पद में आ जोड़ दिया गया तो इसका मतलब लक्ष्मी जी का हो जाएगा। वही अर्थ अगर पद्मासन लगाया जाएगा तो वही अर्थ होगा। मित्रों यहाँ देखिए कमला आया हुआ है, एक पर्यायवाची अगली जब हम बताएंगे तो आएगा विमला। विमला जो पर्यायवाची है ये है माता सरस्वती की। किसकी है मित्रों? माता सरस्वती की है। कमलासना, इंदिरा, ये सब के सब जो पर्यायवाची हैं ये लक्ष्मी जी के हैं और यह विष्णु जी के हैं। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए इन अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छी पर्यायवाची के शब्द हैं। तो यही पर्यायवाची आपको देखना है। अच्छा मित्रों, कभी कभी एक प्रश्न और भी इसमें आ जाता है, पर्यायवाची जनार्दन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? जनार्दन। अच्छा अगर ये कमला है, क्या है? कमला है, तो आप कहीं कहीं देखें कमला शंकर किसी का नाम हो जाता है, कमला शंकर हो जाता है, तो भगवान विष्णु के हो जाते हैं। अगर यही पर्यायवाची कमलापति हो जाए तो यही पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? विष्णु जी के हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, ऐसे आपको पर्यायवाची बनाना है। तो जनार्दन कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो ये सब के सब जो पर्यायवाची के शब्द हैं वो किसके हैं? लक्ष्मी जी के हैं और विष्णु जी के हैं। चलिए इसके साथ ले लीजिए, अगर लेना हो तो फिर मिटाएं। चलिए आगे चलते हैं, आपकी टॉपिक पर हम आते हैं। मित्रों हमने आपसे चर्चा किया था, आपको हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे। वर्णमाला में हमने आपसे कहा था कि वर्णमाला में हमने आपको स्वर को बता दिया था। स्वर मूल अगर देखे जाएंगे तो ये 11 प्रकार के हो जाएंगे। अगर कुल की बात किया जाए तो यह 13 प्रकार के हो जाएंगे। लेकिन मित्रों इसको ध्यान देना है कि अगर कहीं कहीं आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तो मित्रों इसको ध्यान देना है। ये प्रश्न आया हुआ है, आप कितना लगाएंगे? 10 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 10 लगाएंगे। यह इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह बार बार आपके प्रैक्टिस सेट में भी मिलता है और बाकी की चीजें हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया। चलिए आज हम अगली जो चर्चा करने चल रहे हैं वो अगली जो आपकी चर्चा होगी वो होगी व्यंजन। किसकी होगी मित्रों? व्यंजन। चलिए व्यंजनों की चर्चा हम करते हैं। ये आपके हैं व्यंजन। क्या है मित्रों? व्यंजन। व्यंजन की चर्चा करते हैं और हमने आपसे ये भी चर्चा किया था कि व्यंजन को हल भी कहा जाता है, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के व्यंजन आते हैं। अगर जिस बच्चे को, जिस बंधु को, जिस दोस्त को अगर ये ना समझ में आए तो हमारी संस्कृत की वीडियोज जो मिलती है उसमें भी आप देख लिया करिए कि उसमें भी कैसे हमने आपको महसूस सूत्र, कैसे प्रत्याहार बताया, तो वहां से कुछ न कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी पर हम बहुत ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करने वाले हैं। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका संस्कृत से दूर दूर तक नाता नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए व्यंजनों को देखा जाए। व्यंजनों को जो बांटा गया है वो मुख्यतः 4 प्रकार बांटा है। कई प्रकार मित्रों? 4। चलिए पहला जो प्रकार होगा वो स्पर्श व्यंजन। क्या होगा मित्रों? स्पर्श व्यंजन होगा। स्पर्श का मतलब होता है कंठ, मूर्धा, दंत, तालु, ओष्ठ, जो हेड वाले पार्ट हैं, इनमें से जो वर्ड उच्चारित किए जाएंगे वो स्पर्श होते हैं। कंठ को भी स्पर्श करेंगे, मूर्धा को भी करेंगे, दंत को भी करेंगे, ओष्ठ को भी करेंगे, तो ऐसे को स्पर्श कहा जाएगा। तो इनकी संख्या की अगर बात किया जाए तो वर्ग, मित्रों वर्ग जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? वर्गों की संख्या 5 होती है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है कवर्ग जिसे कुवर्ग कहा जाता है, एक होता है चुवर्ग जिसे चवर्ग कहा जाएगा, टवर्ग होगा, तवर्ग होगा, पावर्ग होगा। ये क्या है? वर्ग है। एक एक वर्ग को डिनोट कर रहे हैं। अगर एक वर्ग की बात की जाए तो एक वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, 5 अक्षर आते हैं। कितने आएंगे? 5। क, ख, ग, घ, ङ। वैसे च, छ, ज, झ, ञ
ऐसे जब आप गिनेंगे तो एक वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 वर्ग में जो आपके हो जाएंगे वो 25 होंगे। कितने होंगे मित्रों? 25 होंगे। कितने होंगे? 25 होंगे। तो इसको अगर देखा जाए तो यह क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के सभी वर्ग क्या हो जाते हैं? अस्पर्श व्यंजन होते हैं। एक वर्ग में 5, तो 5 वर्ग में 5 × 5 = 25 वर्ड जो होंगे ये अस्पर्श व्यंजन होंगे। मित्रों इसी के अंतर्गत कहीं कहीं उच्छिष्ट व्यंजन दिया जाता है। क्या जाता है? उच्छिष्ट व्यंजन। यह इसी के अंतर्गत द्विगुण व्यंजन दिया जाता है। इसी के अंतर्गत दो और आते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो उच्छिष्ट क्या होता है? ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारी जीवा मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत कंठ को स्पर्श करती है, ऐसे को हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या वो ड़ा और ढ़ा है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ड़ा और ढ़ा यह दो हैं। अगर इन दो को मिला दिया जाए तो 25 और 2 कितना हो जाएंगे? 27। कितना हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न ये बने कि आपके स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? 25 होते हैं, 27 अगर दोनों ऑप्शन हो तो सदैव आप 25 ही सही करिएगा, कभी 27 नहीं सही करिएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे व्यंजन की तरफ। दूसरा जो व्यंजन होगा वो अंतस्थ व्यंजन होगा। क्या होगा मित्रों? अंतस्थ व्यंजन। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है आपको वीडियो। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे साथ ही आप याद कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए इसके अंतर्गत जो आते हैं य व र ल, ये 4 वर्ड आते हैं। कितने आते हैं? 4 वर्ड आते हैं। तो य और व को मित्रों अर्ध स्वर कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। पीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। र को देखेंगे, यही र है, इसको लुंठित या प्रकंपित वर्ड कहा जाता है। लुंठित या प्रकंपित वर्ड कहा जाता है। और ये जो ला है यह पार्श्विक व्यंजन है। क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। क्या कहा जाएगा? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब होता है किनारा, मतलब जिह्वा के दोनों किनारे से जब आप किसी वर्ड का उच्चारण करेंगे यदि वायु निकलती है तो ऐसे को पार्श्विक कहा जाता है। यह आपका यूपी पीसीएल TG2 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया TG2 में पूछा गया, ऐसे में जो आपके विद्युत विभाग में होते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे बराबर पूछे जाते हैं। तीसरी पॉइंट जो आपकी होगी वो ऊष्म व्यंजन की होगी। किसकी होगी मित्रों? आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। इसको आप नोट करते जाइएगा। ऊष्म की बातें करते हैं। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है ऐसे को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आएंगे श, श, श और ह, इसको आपको ध्यान देना। ऊष्म व्यंजन। यह जो श है ये छोटा और बड़ा मूर्धा दंती ये सब नहीं है। इसको आपको क्रम से देखना है, एग्जाम में आपसे ऐसा पूछे। यह जो श है, श पढ़ा करिए, ये तालव्य श है। क्या मित्रों? तालव्य है। चाहे तालव्य कहे और चाहे तालु कहे, बात एक ही है। यह है मूर्धन्य व्यंजन। क्या है मित्रों? मूर्धन्य व्यंजन है। ये जो जिसको आप कहते हैं षष्ठी स कहते, षष्ठी स कहते हैं, यह मूर्धन्य स कहते, वही मूर्धन्य है। ये जो आपका है ये दंतव्य है। क्या है मित्रों? यह दंतव्य स है, या इसी को दंती स भी कहा जाता है। और यह ह जो है इसे काकल्य वर्ड कहा जाता है। काकल्य वर्ड कहा जाता है, या इसी को कंठ भी कहा जाता है। कंठ, कंठ से उच्चारित होता है। हम जब आपको सूत्र बताएंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो उसमें हा का जिक्र किया गया, इसलिए हा जो होगा वह आपका क्या होगा? हा जो होगा वो काकल्य वर्ड आएगा। यह आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में एक बार आया हुआ वर्ड है कि काकल्य वर्ड किसे कहते हैं? कौन वर्ड होता है? तो हा होता है। यह स्वर तंत्रीय वर्ड भी है। इसको आपको कई नामों से जाना जाता है। चलिए मित्रों आगे की बात करते हैं। चौथा जो आपका होगा, चौथा प्रकार होगा वो संयुक्त व्यंजन होगा। क्या होगा? संयुक्त होगा या मिश्रित व्यंजन होगा। संयुक्त होगा या यह मिश्रित होता है। इसके अंतर्गत 4 आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 वर्ड आपके आते हैं। तो जो ये छ है यह आधा का और षष्ठी स से मिलकर बना है। मित्रों कभी कभी यह क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि इस क्वेश्चन को इस टाइप से पूछ लेता, क,
षष्ठी स और यहाँ से आ निकाल देगा। ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया। अगर यह पूछे चाहे यह पूछे, बात एक ही है, क्योंकि हमने स से जो है स्वर को अलग कर दिया है। त्र को देखिएगा आधा ता है और यह र है। देखिए हलंत्य जो लगा हुआ है दोस्तों, वह पहले ही अक्षर पर लगा हुआ, कभी दूसरे पर न लगाइएगा। किसी किसी एग्जाम में और किसी किसी बुक्स में आपके दोनों पर हलंत लगे हों, ऐसे प्रश्न गलत हैं। वो प्रिंट में गलत हो गया होगा, लेकिन पहले पर हलंत वर्ड लगा हुआ है। यह आधा ता होगा, र होगा, यहाँ से आ निकाल दीजिए, ऐसे भी आपको होगा। अच्छा ज्ञान की बात करते हैं, आधा जा होगा, यहाँ होगा, तो अच्छा यहाँ से अगर निकालना हो आधा जा, यहाँ से आ निकल जाएगा। वही हाल श्र की है, श्र देखिए इधर लिख रहे हैं, आधा श होगा, र होगा। इसको आप आधा श और र और आ भी कर सकते हैं। ये आपके यहाँ संयुक्ताक्षर क्या है मित्रों? संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर। जा ये सही है, संयुक्ताक्षर। हाँ यहाँ हलंत ना, हलंत, अच्छा यहाँ हलंत लगा लीजिएगा, हलंत लगाइएगा। मित्रों यही ध्यान देना है कि ऐसे ही प्रश्नों को आपको बराबर देखना है। चलिए जिस मित्र को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे की चर्चा हम करते हैं। चलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मुझे जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आप लोग मुझे लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे आप मुझे प्यार देते रहेंगे और मैं अपनी पूरी एनर्जी आपके ऊपर न्यौछावर करता रहूंगा। ये ऐसे काम ये चलता रहेगा। चलिए इसी में दो प्रश्न और एक प्रश्न और कभी कोई पूछ ले। आगत गृहीत, ऐसे प्रश्न एक आ जाते हैं। ये जो पांचवा प्रकार होगा, आगत भी व्यंजन आते हैं, गृहीत भी आता है और इसे विदेशक भी आ जाता है। मित्रों ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये उसी व्यंजन के ही कड़ी में है, व्यंजन की सीरीज में होगा। ये आगत गृहीत या विदेशक क्या? अगर कोई आपसे पूछ ले गृहीत व्यंजन क्या, ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके ऊपर, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, का, ख, ग, जा और हा। ये देखिए नुक्ता वाले वर्ड हैं। और मित्रों अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस भाषा से हैं, तो आप बताइएगा अरबी और फारसी। ये दोनों भाषाओं के शब्द हैं, दोनों भाषाओं के ही शब्द हैं। तो का, ख, ग, जा और फा, लेकिन जा और फा इसे जा पढ़ा जाता है, जा और फा को ज्यादा गिनती में किया जाता है। इसलिए गृहीत में दो ही व्यंजन की गिनती की जाएगी जब हम अभी वर्डों की कुल संख्या की बात करेंगे। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे आपसे पूछ लेगा का, ख, ग और फा, आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा जो गृहीत व्यंजन है, तो आपको ध्यान देना न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा, क्योंकि नुक्ता इसी के नीचे लगा, इसलिए यही वाला आपको सही होगा। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछेगा। और इसका सबसे पहले जिक्र नुक्ता वाले का इसके शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने किया था। सितारे, वो सॉरी शिव प्रसाद हिंद, और लास्ट में सितारे इनकी टाइटल है। ये महोदय जो थे, ये सबसे पहले इसका प्रयोग किए थे, और इन्होंने ही बताया था कि ये जो शब्द हैं वो अरबी और फारसी हैं। अच्छा अब चलते हैं, हम गिनती करते हैं आखिर वर्ड कितने होते हैं, मूल वर्ड कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, टोटल की बात करते हैं कि अगर इस पे चर्चा की जाए तो आप कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं हम। मित्रों देखिएगा जो आपके हैं 13 प्रकार के स्वरों की बात किया जाए तो स्वरों की कुल संख्या आपकी 13 काउंट की जाएगी। अस्पर्श व्यंजन की जो संख्या होगी वो 25 काउंट की जाएगी। अंतस्थ जो होंगे ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये 4 काउंट की जाएगी। ऊष्म जो होते हैं जिनकी भी संख्या 4 की जाएगी। संयुक्त जो होते हैं उनकी भी संख्या 4 की जाएगी। और जो आपका आगत गृहीत वाला है इनकी संख्या 2 काउंट की जाएगी। अब इनको अगर टोटल आप जोड़ लेते हैं तो टोटल आपको जोड़ने के बाद मिलेगा कि टोटल वर्डों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है मित्रों, 52 होती है। कितनी होगी, देखिए 13 और 25 आपके इसमें अगर ध्यान देना है। अच्छा अब देखिए कभी कभी आपसे केवल व्यंजन पूछेगा। देखिए स्वर में 13 इसलिए जोड़ा गया है
कि 2 अयोगवाह भी जुड़ेंगे अगर काउंट किए जाएंगे तो, यदि नहीं किए जाएंगे तो वो नहीं जुड़े जाएंगे। अच्छा, अगर केवल व्यंजन की बात करें, केवल अगर व्यंजन की बात करें, 25 अस्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, यही इतने को आपको जोड़ लेना है। तो 25 8 कितना हो जाएगा मित्रों? 33 हो जाएगा। यही आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कुल वर्णों की संख्या कितने होगी, तो आप 52 बताइए। कितनी बताइएगा? 52 बताइएगा। अगर व्यंजनों की संख्या पूछेगा 33 बताइएगा। कभी 36 ना लगाइएगा, 39 भी ना लगाइएगा। ये ऑप्शन में आपको मिलेंगे, 36 में मिलेंगे, 39 में मिलेंगे, ये सब के सब आपको मिलेंगे। अच्छा, 39 कैसे हो जाएगा? ये भी प्रश्न बनता है कि ये 33 हो ही गए हैं, 6 और जोड़ दीजिए, 39 आपके व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 39 व्यंजन हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप 33 ही सही करिएगा, कभी 39 नहीं सही करना। ठीक। अच्छा, कभी कभी ये प्रश्न और पूछा, मूल वर्णों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न को भी आपको ध्यान देना। मूल वर्णों की संख्या की बात की जाए तो जो हिंदी वर्णमाला मूल वर्ण है वो कुल 49 वर्ण है। कितने होंगे मित्रों? 49 वर्ण होंगे। कुल वर्ण कितने होंगे? 52 होंगे। कुल व्यंजन कितने होंगे? 33 होंगे। स्वरों की संख्या 13 होगी। अगर 13 11 ऑप्शन रहेगा तो आप 11 ही सही करिएगा। तो इस पर जो प्रश्न बनने वाले हैं, इस पर 2-3 प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो ये आप ऐसे ही जानना है। अब बाकी जो बहकाते हैं आपको कि इतना होगा, ये सब कुछ नहीं, कहीं भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज में जो आपके हो जाते हैं वही गड़बड़ी होती है कि ये कहां से। चलते हैं आगे, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं प्रश्न आपके कैसे बन सकते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न जो बनने के चांसेस होते हैं, जैसे ये प्रश्न आपका बन जाएगा, व्यंजन को लेकर के यह बन जाएगा। पूछ लेगा कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। जब कुल व्यंजनों की संख्या की बात करेगा तो इसमें आपको ध्यान देना है कि 33 भी ऑप्शन रहेगा, 36 भी रहेगा, 39 भी रहेगा, 42 जो भी रहेगा आप 33 ही लगाइएगा, हमेशा 33 ही आपको सही होगा। अगर स्वरों की बात में 11, 13, 10 से 9, 8 इस तरह देगा तो आप 11 ही सही लगाइएगा। अगर कहीं कुल का जिक्र कर देगा तो आप 13 लगाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यही स्वर और व्यंजन की बातें थी। तो जो स्वर और व्यंजन की बातें थी यही तक की थी। आपको व्यंजन को भी ध्यान देना है। अगर स्पर्श की बात करेगा तो आप 25 लगाइएगा। अगर मूल वर्णों की बात करेगा तो आप 49 की बात करिएगा। कितनी बात करिएगा? 49 वर्ण की बात करिए। कुल वर्णों की संख्या की बात करेगा तो आप 52 करिएगा। तो ये सब के सब जो हैं इसी टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आपको एकदम कंफर्म रहना है कि आपको प्रश्न को कैसे हल करना है। मित्रों, दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज जो बीएड का एग्जाम हुआ है, एंट्रेंस का एग्जाम हुआ है, इस एंट्रेंस के एग्जाम में आप लोग अच्छा किए होंगे। उसमें कुछ आपके पर्यायवाची के शब्द आ गए थे, कुछ संधि के शब्द आ गए थे। जैसे पूछ लिया था पावक में कौन सी संधि है। तो मित्रों, इसको हमने पढ़ाया भी है बहुत सारे बच्चों को कि इसमें अयाद संधि है। अयाद संधि जो है वह आपकी स्वर संधि का एक 5वां भेद है। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो यह प प्लस आक लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए थे, क्योंकि पेपर मिला नहीं था, इसलिए इसमें आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है मित्रों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे स्वर और व्यंजन। अगला जो वीडियो आपका होगा, अगले वीडियो में आपको हम सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण इत्यादि की चर्चा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आज का वीडियो यहीं तक आपका यही समाप्त किया जाता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो हमारी लेटेस्ट वीडियोज होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। शुभ संध्या, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।